हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन IAS PCS में आपका स्वागत है। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशंस एंड द फर्स्ट पार्ट हैज़ बीन completed now. We will discuss the second part. So basically, if you hadn't listened the first part, kindly listen to that. Then you should move to the second part because not understanding the first part, it will be very difficult to understand the second part. So, in today's discussion, we will complete the India European Union relations. So, क्या क्या हमने मुद्दे डिस्कस कर लिए थे? हमने बेसिक डिस्कस किया था यूरोपियन यूनियन क्या है, ठीक है, अलोंग विद क्या क्या रिलेशंस कॉपरेशंस हमें दोनों के बीच देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जो दोनों के बीच बातचीत काफ़ी ज़्यादा चल रही थी और फिर से इस पर नेगोशिएशंस रीनेगोशिएशंस हमें देखने को मिल रही है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली हुआ ये था, आपको भी थोड़ा सा कहानी पता होना चाहिए कि जो यूरोपियन यूनियन है और इंडिया है, ठीक है, तो ट्रेड रिलेशंस इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया था कि भाई साहब लेट्स से कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा कुछ हो ताकि ट्रेड फैसिलिटेट हो सके, कॉमर्स फैसिलिटेट हो सके। तो इससे रिलेटेड जो नेगोशिएशन से बातचीत है ना, 2007 में ही शुरू हुई थी। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुई है ना। बीच में टॉक्स बंद भी हो चुके थे, लेकिन फिर से ये न्यूज़ में अभी आपने सुना होगा कि ये जो टॉक्स है बिटवीन दीज वो रिज्यूम हुए हैं, लेकिन आउटकम अभी भी कुछ सही नज़र नहीं आ रहा है। वैसे हमें थोड़ा सा डिटेल समझना है क्योंकि जब तक कोई आउटकम निकलता नहीं है तब तक इस एग्रीमेंट का कोई मायने नहीं है। हाँ, अगर हम बात करें यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर ये एग्रीमेंट हो जाती है तो भारत के लिए क्या प्रोज होंगे और क्या कॉन्स होंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, इस एंगल से आपको देखना होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। यू आर वाचिंग मिशन IAS PCS एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो बेसिकली देख सकते हो, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, इट इज़ ए प्रपोज्ड FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। और ये आपका 2007 में इसका नेगोशिएशन शुरू हुआ था। बहुत सारे टॉक्स हुए लेकिन ये टॉक्स से कुछ आउटकम नहीं निकल सका। और ये जो नेगोशिएशंस है कौन कौन से इश्यूज़ को कवर करता है, तो याद रखना है, ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। ये क्या है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, इसको आपको बताना है। अलॉन्ग विथ रूल्स ऑफ ऑरिजिन, ये भी क्या है इसको भी बताना है, बिकॉज ये सब यूपीएससी ये सब पूछ लेती है प्रीलिम्स में। रूल्स ऑफ ऑरिजिन क्या है, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स क्या है, ठीक है। अलॉन्ग विथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब मुद्दे पर बेसिकली ये एग्रीमेंट में बात कही गई है। तो 2013 में ना ये लास्ट मीटिंग हुआ था इस नेगोशिएशंस के ऊपर, लेकिन अब आप देख सकते हो फिर से ये टॉक्स रिज्यूम हुई है। कहाँ पे, तो आप यहाँ पर देखो, रिसेंट अपडेट्स ऑन BTIA। तो बेसिकली 2020 का जो इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट हुआ था, तो दोनों तरफ से रीअफर्म किया गया कि हम सब बैलेंस्ड एंड बेनिफिशियल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट लेकर आएंगे। एंड न्यू मैकेनिज्म इस्टेब्लिश की गई थी, मिनिस्टर लेवल डायलॉग को यूँ कह सकते हो कि मैकेनिज्म तैयार किया गया था, सो दैट ये जो आपका एग्रीमेंट है वो जल्द से जल्द एग्री हो सके। लेकिन अभी भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल कर आया है, बिकॉज यहाँ पर देख लो, ड्यूरिंग द लीडर्स मीट इन मई 2021 इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन अनाउंस रिजम्पशन ऑफ टॉक्स, लेकिन अभी तक कुछ पॉजिटिव आउटकम्स नहीं निकले। तो होप ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया होगा इस टॉक्स के बारे में, ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक नाउ, रोड ब्लॉक्स इन नेगोशिएशंस, यानी कि किन किन मुद्दे पर ये जो नेगोशिएशंस है नहीं हो पा रही हैं, है ना। तो पहली बात तो गुड्स को लेकर कंसर्न है। इंडिया का क्या कंसर्न है, तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन है वो कहता है कि भाई साहब जो हमारे प्रोडक्ट्स है, लेट्स से वाइन्स, स्पिरिट्स, डेयरी एंड ऑटोमोबाइल्स, इस पर काफ़ी ज़्यादा आप टैरिफ या टैक्स लगाते हैं, इसको कम करो। लेकिन इंडिया ने बोला कि अगर हम कम कर देंगे भाई साहब, तो इससे क्या होगा कि यूरोपियन प्रोडक्ट्स का लोडिंग हो जाएगा इंडिया में,
विदाउट एनी रेसिप्रोकल एसेसिबिलिटी टू यूरोपियन मार्केट। यानी कि हम अगर टैरिफ कम कर देते हैं तो आपको तो बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन बदले में आप हमें कुछ गेन करने नहीं दे रहे हो, है ना। आपकी जो मार्केट एसेसिबिलिटी हो तो रेस्ट्रिक्टेड है, तो हमारी प्रोडक्ट्स वहाँ पर जा ही नहीं पाती है बिकॉज ऑफ द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। ये बातें हैं। एक है आपका लोअरिंग ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर, तो वही बात है, इंडिया ने बोला है कि नॉन टैरिफ बैरियर को लोअर किया जाए। अब ये देखो, नॉन टैरिफ बैरियर और टैरिफ बैरियर मतलब क्या होता है। टैरिफ बैरियर मतलब टैक्स लगा के यूँ कह सकते हो कि मार्केट एसेसिबिलिटी को रोकना, ठीक है। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब होता है कि हम टैक्स नहीं लगा रहे, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, लेट्स से कि क्वालिटी कंस्ट्रेंट लगा दिए कि भाई साहब अगर ये स्टैंडर्ड्स आपके प्रोडक्ट फुलफिल नहीं करेंगे तो हम प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं कर सकते, है ना। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिक्ट लेबलिंग एंड ट्रेड मार्किंग नॉर्म्स इम्पोज बाय द यूरोपियन यूनियन। तो इसके कारण क्या होता है, इंडियन एक्सपोर्ट्स वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, यूरोपियन मार्केट को एसेस ही नहीं हो पाते। along with sanitary and phytosanitary sectors along with legally binding clause। लीगली बाइंडिंग क्लाउज में क्या है कि भारत ने इस पर भी कंसर्न जताया है। अब देख लो, लीगली बाइंडिंग क्लाउजेज यानी कि कुछ ऐसे प्रोविजंस यूरोपियन यूनियन ने डाल रखे हैं कि जो प्रोडक्ट होने चाहिए वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होने चाहिए, लेबर स्टैंडर्ड्स को फुलफिल किए जाने चाहिए इन द यूरोपियन यूनियन। तो ऐसे कुछ बातें हैं। उसके बाद आईपीआर को लेकर इश्यू रहता है बिकॉज जो यूरोपियन यूनियन है इनका कहना है कि आईपीआर रिजिम को आप स्ट्रेंथन करिए, जो कि एक यूएस का भी कंसर्न रहता है ना। एंड अगर काफ़ी ज़्यादा हम टाइटन करने लगे आईपीआर रिजिम को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिजिम को, तो जाहिर सी बात है इंडिया का जो वास्ट फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ना, जो कि आपका जेनरिक मेडिसिन बनाता है, तो उस पर असर पड़ सकता है। एलोंग विथ ईवर ग्रीनिंग एंड एक्सक्लूसिविटी, यानी कि इंडियन लेजिस्लेशन यानी कि जो भारत में लॉज है वो ईवर ग्रीनिंग और पेटेंट्स को रोकता है। ईवर ग्रीनिंग और पेटेंट्स मतलब क्या कि भाई साहब जो पेटेंट्स हमने एक बार रजिस्टर करवाए हैं, अब लेट से उसकी वैलिडिटी होती है 10 साल। अब पता चला कि जो कंपनी है फिर से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन रिमॉडिफिकेशन करके फिर से वो पेटेंट के लिए अप्लाई कर देता है, फिर से उसको वही बेनिफिट मिलने लगेगा, तो वो भारत एक्सेप्ट नहीं करता है। भारत बोलता है कि भाई साहब पेटेंट जो होने चाहिए वो मॉडिफाइड नहीं होने चाहिए, वो नया होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखना, ईवर ग्रीनिंग। तो भारत जो है ईवर ग्रीनिंग ऑफ पैटर्न्स को बैन करता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू डाटा सिक्योरिटी, डाटा सिक्योर कंट्री। तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन जो है उसने भारत को डाटा सिक्योर कंट्री का स्टेटस नहीं दिया है, जिसके कारण जो सेंसिटिव डाटा का फ्लो है वो उसमें रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती है, और इसके कारण जो ऑपरेशन कॉस्ट है इंडियन बिजनेसेस की वो बढ़ जाती है। अलॉन्ग विद डाटा प्राइवेसी एंड स्टैंडर्ड्स को भी लेकर कंसर्न्स है। सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो देख लो, भारत जो है सर्विसेज सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा यूँ कह सकते हो कि लीड है, लेकिन इंडिया को यूरोपियन यूनियन में या यूरोपियन मार्केट में ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल पाती है सर्विसेज के रेस्पेक्ट में। तो इंडिया का एक हमेशा आरोप रहता है कि भाई साहब ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी दीजिए यूरोपियन मार्केट में, जबकि यूरोपियन यूनियन कहता है कि हमें आप इंडियन इकोनॉमी में ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी दीजिए। तो दोनों का देख सकते हो कंसर्न्स है। फिर वर्क परमिट्स के ऊपर जो है आपका कंसर्न रहता है, जैसे यूरोपियन यूनियन जो है डिफरेंट क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स रखता है फॉर द वर्क प्रोफेशनल्स। तो इसके कारण जो है जो इंडियन प्रोफेशनल्स है वो वहाँ नहीं जा पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस रहता है। अलॉन्ग विथ इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को लेकर भी इश्यू है। ये क्या है आपका, लेट से कि इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट के बीच कोई डिस्प्यूट आ गया तो कैसे सेटल किया जाएगा। तो यूरोपियन यूनियन चाहता है डिटेल प्रोविजंस हो इसके रिगार्डिंग, जबकि इंडिया जो है उन प्रोविजंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कुछ प्रोविजंस पर डिसएग्रीमेंट होगा भारत का इसीलिए। उसके बाद बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड अरेस्ट एंड ट्रायल ऑफ इटालियन मरीन्स इंडिया, यानी कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके कारण जो रिलेशंस है उसमें खटास आ गई। जिसमें एक एग्जांपल है कि इटालियन मरीन्स जो थी उसको अरेस्ट किया गया था इंडिया में, और इसी कारण बैकलेस देखने को मिला यूरोपियन यूनियन में। एलोंग विथ ये देख लो इसका रिस्पॉन्स है, इंडियन एल्फेंजो
मैंगोज, है ना, एज वेल एज 4 अदर वेजिटेबल्स को बैन कर दिया गया था। क्यों? बिकॉज इसमें पेस्ट का कंटेंट देखने को मिला एंड इसके कारण बायलैटरल रिलेशंस में डेटोरिएशन देखने को मिली। तो वे फॉरवर्ड वही है कि भाई साहब नेगोशिएटर्स हो तो मल्टीपल डिफरेंसेस को पीछे छोड़कर जो कॉमन इंटरेस्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एंड इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन पहले तो नेगोशिएट करना शुरू करे लेस डिफिकल्ट सेक्टर के रेस्पेक्ट में, यानी कि वैसे मुद्दे जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है तो उन पर सहमति बने, ठीक है। एंड तब जाके जो आपका कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर से उस पर आपका कॉपरेशन बने, तो ऐसे में क्या होगा कि एग्रीमेंट एक रास्ते पर चलेगी। along with greater cooperation in new areas like green technology, artificial intelligence। और ये भी है कि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है ना, ये तो आपको ही पता होगा। along with अगर यूरोपियन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज का एक्सेस मिल जाता है भारत को, तो और भी ज़्यादा हमारा इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर ग्रो करेगा और डाइवर्स मेडिसिन बना सकेगा फॉर इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड। एंड इनोवेशन तो प्रमोट होगी। तो ये बात है। द कंक्लूजन ऑफ BTIA विल नॉट ओनली स्ट्रेंथन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन बट ऑल्सो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि ग्रीन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिसोर्स एफिशिएंसी के तरफ हम आगे बढ़े, बिकॉज यूरोपियन यूनियन टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड कर सकती है, वो भी बात है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया, होप यू अंडरस्टूड एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब है आपका जॉइंट स्टेटमेंट ऑन द विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके टू इंडिया। तो बेसिकली यूके के प्राइम मिनिस्टर उस समय बोरिस जॉनसन, वो इंडिया के विजिट पर आए थे। तो बेसिकली दोनों के बीच, यानी कि इंडियन PM एंड यूके PM के बीच टॉक्स हुए और कुछ रोड मैप तैयार की गई। देख सकते हो एम्बिशियस रोड मैप 2030 फॉर इंडिया यूके फ्यूचर रिलेशंस। तो इस सब को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। अब इस रोड मैप में क्या क्या बातें हैं आप देख सकते हो, है ना, किन किन क्षेत्रों पर कॉपरेशन होगा। तो ये ट्रेड को रीएनर्जाइज करना है, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट्स लाने हैं, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस करने हैं, इन्हांस्ड डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशंस, क्लाइमेट चेंज पर भी बात हुई है, क्लीन एनर्जी एंड हेल्थ केयर पर बात हुई है, एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस पर बात हुई है। पीपल टू पीपल कॉपरेशंस ना रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। तो कुछ डिस्कस करते हैं यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे पर क्या क्या बातें हैं। तो देख सकते हो ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी, इसमें आपका ट्रेड पार्टनरशिप को एनहांस करने की बात की गई है। और सबसे पहली बात तो इसमें बोला गया है कि जो मार्केट एसेसिबिलिटी वाली मुद्दे हैं, है ना, जिसके कारण दोनों देश मार्केट एसेस नहीं कर पाते एक दूसरे का, तो इसको ख़त्म किया जाए। साथ ही साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन जनवरी 2022 में फिर से रीओपन हुई है और उम्मीद की जा रही थी कि ये जो नेगोशिएशंस है ना वो जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये नेगोशिएशंस कंप्लीट नहीं हो चुके हैं। नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू 2023, ठीक है। अलॉन्ग विथ यूकेज कमिटमेंट टू पब्लिक फाइनेंस, यूके ने कमिटमेंट किया था $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेगा थ्रू ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। ये यूके का डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बेसिकली डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है और ये जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर किया जाएगा ओवर दिस पीरियड। एंड इंडिया यूके ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप पर भी सहमति जताई गई है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के ऊपर अगर हम देखें तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर वही कॉपरेशन को डिफेंड करने की बात की गई है अंडर द यूके इंडिया डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। एंड दोनों प्राइम मिनिस्टर दैट इज़ मोदी एंड जो बोरिस जॉनसन है वेलकम द यूके अनाउंसमेंट ऑफ ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी इंगेजमेंट, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन इंडिया के साथ और अच्छे हो सकेंगे, ठीक है। एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग भी कन्वीन करने की बात की गई है टू स्ट्रेंथन द डिफेंस कॉपरेशन। एंड जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म पर भी चर्चा हुई है। एंड एग्रीड दैट फाइनलाइजेशन ऑफ द लॉजिस्टिक्स एंड ट्रेनिंग MOUs। उसके बाद हेल्थ के ऊपर देख लो, ज़्यादा कुछ नहीं है।
इंडिया यूके पार्टनरशिप ऑन वैक्सीन्स थेरापेटिक्स एंड डायग्नोसिस, इस पर कॉपरेशन बनाने की बात कही गई है। एलोंग विद क्लिनिकल ट्रायल्स रेगुलेशंस रिसर्च एंड इनोवेशंस को स्ट्रेंथन किया जाए रिलेटेड टू कोविड-19, इस पर भी बातें हुई है। कल्चर के रिस्पेक्ट में देखें तो देख लो, वेलकम द लॉन्च ऑफ ग्लोबल ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव जो COP26 में हुआ था। COP26 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो जो ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव है उसको वेलकम किया गया, एंड साथ ही साथ ये जो आपका यूके है वो मदद करेंगे इंडिया को टू हेल्प डिलीवर इंडियाज विजन ऑफ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। क्या है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, आप हमें बताएं, इस पर क्वेश्चन भी यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछिए। एंड कनेक्टिंग द पीपल एंड कंट्रीज, तो कॉपरेशन बढ़ाने होंगे दोनों के बीच, लाइक एट द मल्टीलेटरल फोरम्स G20 WTO, एलोंग विथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप को इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है, ठीक है। एंड इंडिया यूके टुगेदर को इम्प्लीमेंट करना है, जैसे साथ साथ होता है ना, टुगेदर टू सेलिब्रेट इंडिया 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। अब एक है ब्रेग्जिट ट्रेड डील। अब ब्रेग्जिट ट्रेड डील, आपको ब्रेग्जिट के बारे में तो हमने बताया ही था आई थिंक, कि ब्रेग्जिट क्या है। ब्रेग्जिट सिंपली यूँ है कि ब्रिटेन एग्जिटिंग द यूरोपियन यूनियन। तो बेसिकली ब्रिटेन जो है ना, यूरोपियन यूनियन का सदस्य होता था, लेकिन क्या इश्यू रही थी, थोड़ा सा हम अगर बेसिक डिस्कस करें तो 2016 में ना, जो यूके है वहाँ पर एक रेफरेंडम कराई गई थी लोगों के बीच, वहाँ के लोगों के बीच, और ये पूछा गया था कि आप हमें बताइए कि क्या हम यूरोपियन यूनियन के साथ रहें या फिर अलग हो जाएं। तो रेफरेंडम में जनता ने जवाब दिया, मतलब यूँ कह सकते हो कि मेजोरिटी ऑफ जनता 51% ही तो था शायद, उसने जवाब दिया कि अलग हो जाना है ना। उसके बाद से जाके अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और फिर आपका जो 1 फैब 2020 है ना, इस दिन से आपका जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से फॉर्मली लीगली अलग हो गया, ठीक है। अब अलग हो जाना ये तो बोलने में आसान लगता है, लेकिन इससे पीछे जो पेचीदा समस्याएं हैं, है ना, ट्रेड से रिलेटेड, है ना, पीपल मूवमेंट से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, वो सब अटक जाती है। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एग्रीमेंट्स पे एग्रीमेंट्स, कॉपरेशन पे कॉपरेशंस होंगे, है ना। जैसे पहले क्या था कि जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य था तो आराम से जो पीपल है वो वन मेंबर स्टेट से दूसरे मेंबर स्टेट जा सकते थे, वर्क कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब जो ये सब तो ख़त्म हो गई। अब जो है न्यू रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं ट्रेड से रिलेटेड भी, तो ट्रेड से रिलेटेड डील करवाया गया कि पहले तो ट्रेड रिलेटेड डील हो जाए दोनों के बीच, यानी कि यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच। तो यहाँ पर देख लो, ब्रिटेन एंड यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड डील दिसंबर 2020 में साइन की थी, और इस डील के अनुसार जो गुड्स ट्रेड है, यानी कि जो वस्तुओं की जो बिक्री ट्रेड की जाती है बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड ब्रिटेन, ठीक है, वो लगभग हाफ ऑफ $900 बिलियन ऑफ एनुअल यूके ईयू कॉमर्स फ्री होगा, टैरिफ एंड कोटाज नहीं लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो आपका यू और यूके के बीच जो ट्रेड होता था वो $900 बिलियन का होता था, है ना। लेकिन इस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि 50% तक जो होगा, जो ट्रेड होंगे गुड्स में, वो आपका फ्री ऑफ टैरिफ होगा, फ्री ऑफ कोटाज होगा, है ना। एंड दिक्कत ये है ना कि जब अब ये गुड्स मूव करेंगे फ्रॉम यूरोपियन यूनियन टू यूके या फिर वाइस वर्सा, तो एक्स्ट्रा पेपर वर्क करने पड़ेंगे, क्योंकि अब सब अलग हो गया है सिस्टम, है ना। तो भारत के लिए क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है इस ब्रेग्जिट का, तो एक तो ये है कि नेगोशिएशंस ऑफ बायलैटरल रिलेशंस, यानी कि अब यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम बायलैटरल रिलेशन अलग से कर सकते हैं और यूके के साथ भी कर सकते हैं। तो यूके के साथ जो आपका एग्रीमेंट है, कॉपरेशन से, वो होना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो जो ऑफिशियल्स है फ्रॉम यूके एंड इंडिया, उन्होंने कहा भी है कि ब्रेग्जिट वुड मेक द कंक्लूजन ऑफ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फार सिंपलर।
एंड ब्रेग्जिट जब हुआ है तो इसके कारण क्या होगा कि यूके एंड यू दोनों भारत के साथ ट्रेड करने में compete करेंगे, है ना, क्योंकि यूके को भी भारत के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है ना, बिकॉज यूके एक इंपोर्ट करता है भारत के प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन भी इंपोर्ट करता है। तो ऐसे में क्या होगा कि कंपटीशन रहेगा, तो वो भविष्य में लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी हो सकती है, लाइक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इससे ट्रेड ग्रोथ भी बढ़ेगा। अलॉन्ग विथ फूड एंड एग्रो बिजनेस सेक्टर्स में आप देख लो, यूके जो है नेट इम्पोर्टर है फूड का फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन से फूड ज़्यादा मात्रा में यूके इंपोर्ट करता है। तो ऐसे में क्या होगा, जो इंडियन कंपनीज हैं, है ना, हो सकता है वो यूके जाए और बिजनेस सेटअप करे और फूड एंड एग्रो सेक्टर्स की जो डिमांड है यूके की वो फुलफिल कर दे, या फिर भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है टू द यूके रिगार्डिंग द फूड एंड एग्रो बिजनेस सेक्टर। अलॉन्ग विथ बेनिफिट्स टू सर्विस सेक्टर को भी बेनिफिट होगा, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। बिकॉज आप भी समझो कि यूके जब ये एग्जिट किया है ना, यूरोपियन यूनियन को, तो यूके जो है अपना इकोनॉमी स्ट्रेंथन करने के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा, है ना, कि आओ भाई साहब इन्वेस्ट करो। तो ऐसे में इंडियन सर्विस सेक्टर्स भी बेनिफिट पा सकते हैं, लाइक आईटी, आर्किटेक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, है ना, बिकॉज यूरोपियन यूनियन एंड यूके पैक्ट जो हुआ है इट डज नॉट कवर द सर्विसेज सेक्टर एंड हेल्प स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। तो पहले क्या होता था, जो आपके माइग्रेशंस होते थे पीपल के फ्रॉम इंडिया टू यूके या यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज, तो यूरोपियन यूनियन के पॉलिसी के अनुसार गाइडेड होते थे, लेकिन अब यूके की तो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी होगी, तो जाहिर सी बात है वो कोई फेवर नहीं करेगा यूरोपियन यूनियन नेशनल्स को, है ना। तो इंडियन प्रोफेशनल्स विल कम्पीट ऑन मेरिट रादर दैन नेशनलिटी आफ्टर ब्रेक्जिट। द स्किल्ड वर्किंग एज पॉपुलेशन जो भारत में मौजूद है, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है यूरोपियन मतलब यूके को। एंड बेनिफिट्स टू इंडियन कंपनीज, ये तो है, जैसे आपका यूके होगा तो टैक्स कट या फिर सिंप्लीफाइड रेगुलेशंस यूके ले सकता है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, तो इंडियन कंपनीज को भी फ़ायदा होगा। चैलेंजेज क्या है, चैलेंजेज है आपका एक्सपोर्ट को लेकर। तो जो आपका इंडिया के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं यूके में या फिर यूरोप में, इसमें डाउन ट्रेंड है, यानी कि गिरावट देखने को मिली है। तो हो सकता है ये गिरावट लंबे समय तक या फिर शॉर्ट टर्म के पर्पज़ तक चलती रहे, तो इसी कारण एक्सपोर्ट हमारा अभी अंडर पोटेंशियल है। उसके बाद निगेटिव इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी, जैसे आप देख लो लगभग 800 बिजनेसेस यूके में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अब यूरोपियन यूनियन में डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी इन इंडियन बिजनेसेस की नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये यूके में कंपनीज होती है, और ऐसे में अब ये जो प्रोडक्ट यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं वो यूरोपियन यूनियन में सप्लाई करते हैं, लेकिन जब ये मेंबर था ब्रेग्जिट का मतलब यूरोपियन यूनियन का, तब तो फ्री फ्लो इजी फ्लो हो जाता था गुड्स का। लेकिन अब जो मेंबर ही नहीं रहा, तो अब क्या होगा कि इंडियन कंपनी और उनके प्रोडक्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लग सकती है ना। तो देख सकते हो मैनी इंडियन कंपनीज इंटर द यूरोपियन मार्केट बाय द यूके, ठीक है, एंड दैट बिजनेस डायरेक्ट एंट्री टू द यूरोपियन यूनियन मार्केट विल कट ऑफ इफ ब्रिटेन लेफ्ट। एंड इसके बाद रुपी में डिप्रिशिएट, निगेटिव इफेक्ट्स ऑन द आईटी सेक्टर एलोंग विथ एफडीआई पर भी प्रभाव हो सकता है, क्योंकि यूके जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई टू इंडिया, और अगर यूके एग्जिट करता है यूरोपियन यूनियन को, जो कि कर चुका है, तो इसका बिजनेसेस और इन्वेस्टर के ट्रस्ट पर भी इफेक्ट रहेगा, ठीक है। एंड माइग्रेशन ऑफ प्रोफेशनल्स, चांसेस हैं कि प्रोफेशनल्स के माइग्रेशंस में कमी आ जाए बिकॉज ऑफ दिस ब्रेग्जिट। तो कंक्लूज़न में वही है कि यूरोपियन यूनियन इंडिया को एक प्रकार से किस एंगल से देखता है, रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी इकोनॉमिक आर्किटेक्चर के पर्पज से। तो जाहिर सी बात है कॉपरेशन बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, डेवलपिंग ए न्यू स्ट्रेटजी फॉर इंडिया। तो इस ब्रेग्जिट से हो सकता है नेगेटिव इफेक्ट शॉर्ट टर्म में हो, डिस्पाइट कि ब्रेग्जिट इंडिया को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, किस एंगल से हमने डिस्कस किया, लेकिन लॉन्ग रन में
चांसेस हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले। अब चलते हैं यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी प्रोग्राम। इसके बारे में एक दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जैसे चाइना का BRI इनिशिएटिव है ना, ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, अब उसी के तर्ज पर जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने भी अपना कनेक्टिविटी प्रोग्राम लेकर आया था, गोल्डन गेटवे नाम है इसका, टू काउंटर द चाइनीज़ बेल्ट रोड इनिशिएटिव, है ना। और यहाँ पर देख लो, ये जो प्रोग्राम है इसका एम है टू अंडरपिन द ग्लोबल रिकवरी बाय मोबिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल क्लीन एनर्जी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स एज वेल एज बूस्टिंग हेल्थ। ये सब सेक्टर में है। बस आपको ये ध्यान रखना है एक लाइन में कि जो आपका चाइना का BRI इनिशिएटिव है ना, उसको काउंटर करने के लिए गोल्डन गेटवे इनिशिएटिव यूरोपियन यूनियन ने लेकर आया था। ठीक है, उसके बाद देख लो ये भी है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो ये जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है ना, इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है, जो G7 कंट्री के द्वारा अनाउंस की गई थी ताकि इंटरनेशनल लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाए। उसके बाद आपका यूरोपियन यूनियन वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसमें हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस ये ध्यान रखो कि जब ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ इसमें क्या क्या बातें हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड ट्रीटमेंट किया जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिमूवल ऑफ टैरिफ्स, क्योंकि ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो टैरिफ्स को कम करने की ही बात होती है। तो इसका इफेक्ट इंडिया पर क्या पड़ेगा? और इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो ट्रेड एग्रीमेंट हो गया सर्टेन मटेरियल्स के रिस्पेक्ट में, है ना, सर्टेन प्रोडक्ट्स के मटेरियल के रिस्पेक्ट में, तो अब जो है इंडिया लेट्स से कि इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता था टू द यूरोपियन यूनियन। अब जो है वियतनाम के साथ जब ये आपका एग्रीमेंट हो गया तो अब वियतनाम को प्रेफरेंस मिल गया कि ये सस्ते में यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है ना वो लोअर हो जाएगी। ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट हिट हो सकता है इन सब सेक्टर्स में, लाइक फुटवेयर, गारमेंट्स, मेराइन प्रोडक्ट्स एंड अप्रैल सेक्टर में इंडिया को 9% ड्यूटी या टैक्स पे करना पड़ेगा, जबकि वियतनाम को देख सकते हो कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। और साथ ही साथ इसे इस तरीके से यूरोपियन यूनियन प्रेशराइज कर सकता है इंडिया को कि भाई साहब अगर आप BTIA यानी कि ये जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये नहीं करोगे तो फिर यही दिक्कत आएगी। तो ये सब बातें, तो वे फॉरवर्ड वही है, फॉरेन पॉलिसी में आपका डायलॉग एंड डेलिब्रेशंस को स्ट्रेंथन करिए, रीअलाइनमेंट करिए ट्रेड पॉलिसी का। ठीक है, सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में देख लो, सिक्योरिटी इश्यूज, क्राइसिस मैनेजमेंट, पीस कीपिंग, नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट पर भी बातें की गई है, मेरी टाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इन पर कॉपरेशन करने की बात की गई है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इकोनॉमी पर एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है लेकिन हमें उतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट अभी नहीं देखने को मिल रही, तो इसको बढ़ाना है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज एंड क्लीन एनर्जी पर क्या कॉपरेशन हुआ, तो क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा। जैसे देख सकते हैं आप, इंडिया यूरोपियन यूनियन क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप, इसको स्ट्रेंथन करने का बात है जो एग्री की गई थी 2016 समिट में। एंड लो ग्रीन हाउस गैस मिशंस, हेल्थ केयर जैसे रिसर्च सब प्रमोट करना है। साथ ही साथ मल्टीलेटरली इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन कैन वर्क टू स्ट्रेंथन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स को एक साथ ला सकते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट को एक साथ ला सकते हैं टू प्रिपेयर कोऑर्डिनेटेड अप्रोच टू हैंडल द करंट एंड फ्यूचर हेल्थ क्राइसिस। जैसे कोविड-19 की बात कर लो, वही बात है। क्लोज बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन अगर होती है तो इसका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशंस भी देखने को मिलेगा वर्ल्ड लेवल पर। तो अल्टीमेटली दोनों देश अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करें एंड यूज स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल टू एक्सपेंड द बायलैटरल टाइज। जैसे यूरोपियन यूनियन की जो इंडिया स्ट्रेटजी है उसमें बोली गई, इंडियन यूरोपियन यूनियन अपने रिलेशनशिप को ट्रेड प्रोरिज्म से बियॉन्ड एक्सपेंड करे, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ लिमिटेड दायरे में रहो, ट्रेड रिलेशन ही रहे, डाइवर्स रिलेशन करिए, है ना, स्ट्रेटेजिक डिफेंस ये सब है, बाय एक्नोलेजिंग द सिग्निफिकेंट जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने पूरा डिस्कस कर लिया, हमारा जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया का रिलेशंस है वो ख़त्म हो गया है। एंड नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम इंडिया और जापान के रिलेशन को देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।